राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। आव्या इस वक्त अस्पताल में अपने कैबिन में थी। वे अपने पेशेंट को चेक कर रही थी। तभी रुद्र अंदर आता है और सीधे चेयर पर बैठ जाता है। आव्या उसे अस्पताल में देख थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ? रुद्र टेबल पर रख ग्लास में पानी को उठाकर पीते हुए कहता है, मैं तुम्हारा सब कब से नीचे वेट कर रहा था बेबी गर्ल, पर तुम आ ही नहीं रही हो। आव्या कंफ्यूज होकर कहती है, लेकिन तुमने बुलाया कब मुझे? रुद्र रुद्र पानी पीने के बाद ग्लास को टेबल पर रखकर कहता है, 50 मिस कॉल, 100 मैसेज, और कितना बुलाऊं तुम्हें? आव्या आंख फाड़ कर रुद्र को देखती है और थोड़ा जोर से चिल्लाती है, क्या? इतना बोलते ही वह जल्दी से अपने फ़ोन को निकाल कर देखती है और उसमें सच में रुद्र के 50 कॉल्स और 100 मैसेज आए थे। आव्या ने फ़ोन को साइलेंट पर रखा हुआ था, जिस वजह से उसे इतनी उसकी थोड़ी भी खबर नहीं थी। वह रुद्र की ओर देखकर जल्दी से कहती है, भाई आई एम सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। रुद्र अपनी जगह से उठकर कहता है, लेट्स गो। आव्या थोड़ी सी परेशान होकर कहती है, लेकिन रुद्र मेरे पेशेंट अभी भी हैं, मैंने अभी तक पूरा का चेक नहीं किया है। आव्या के ये कहते ही रुद्र अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल करता है। आव्या के सारे पेशेंट्स को दूसरे को देने के लिए कहता है। आव्या चुप ही रहती है। रुद्र फ़ोन को पॉकेट में रखते हुए कहता है, नाउ लेट्स गो। आव्या मुस्कुराती हुई रुद्र के पास जाती है और उसे साइड से हग कर लेती है। रुद्र आव्या का हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है और आव्या उसे सवाल करती है, कहाँ जाने वाले हैं हम दोनों? रुद्र उसे कुछ नहीं कहता। आव्या थोड़ी चिढ़ जाती है पर कुछ बोलती नहीं, क्योंकि उसे पता था अब रुद्र उसे कोई जवाब नहीं देगा। लंदन। एक औरत जो बेड पर बेसुध सी बैठी हुई थी, उसकी आंखों में नमी की कोई कमी नहीं थी। उसकी आंखें साफ बता रही थीं। पता नहीं कितने ही सालों से उसके आंसू बस यूं ही टपकते जा रहे हों। इस वक्त उसके हाथ में एक फ्रेम थी और उसके आंसू टपकते हुए उसी फ्रेम पर ही गिर रहे थे, और उस फ्रेम में प्रिंसेस आन्या और प्रणया की तस्वीर थी। वह अपने मुंह को खोले धीरे से कहती है, मैंने कहा था ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप दोनों क्यों चले गए? वह औरत अनन्या थी। वह हर वक्त उस दिन के बाद याद करते हुए बस प्रिंस की तस्वीर को एक तरफ एक ही बात कहती थी, क्योंकि वह आज भी प्रिंस को समझाना चाह रही थी कि वह बिल्कुल सही थी। सिद्धार्थ इस वक्त एक घर के अंदर आता है और हॉल पर पहुंचते ही उसे उसकी माँ शारदा दिखती है। शारदा सिद्धार्थ को देखते हुए कहती है, सिद्ध, आज फुर्सत मिल गई आपको यहाँ आने का? सिद्धार्थ शारदा को हक करते हुए कहता है, क्यों मॉम, आपको पता नहीं है मैं कितना बिजी हूँ? हाँ, बताइए कि आप कितना बिजी हैं और किसके लिए बिजी हैं? शारदा ने उसे थोड़े से ताने देते हुए कहा। सिद्धार्थ शारदा को देखता है, क्योंकि उसे उनकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, पर फिर भी वह समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता है। उसे हमेशा से जो चीज़ समझ नहीं आती उसे समझता ही नहीं था। सिद्धार्थ अब शारदा को अलग होकर कहता है, आंटी कैसी हैं? शारदा एक कमरे को देखते हुए कहती है, इकलौते आप ही तो हैं जिनसे वो बात करती हैं, हमसे तो वह एक शब्द भी नहीं बोलती। खैर जाइए, मिल लीजिए। सिद्धार्थ शारदा की बात सुनकर सीधे सीढ़ियों से ऊपर जाता है। वह एक कमरे की ओर बढ़ जाता है। दरवाजे के पास पहुंचते ही वह दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। अंदर एक डिम लाइट पर इस वक्त अनन्या बैठी हुई थी। सिद्धार्थ कमरे की पूरी लाइट जलाता है और अनन्या के पास जाता है। अनन्या पर सर उठाकर सिद्धार्थ को देखता है और जल्दी से अपनी नज़र झुका लेता है, क्योंकि उसकी आंखें इस वक्त भी नम थीं। सिद्धार्थ अनन्या के पास बैठकर उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, आंटी आप रो रही हैं? मैंने आपसे कितनी बार कहा है ना कि आप रोया ना करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अनन्या खुद को नॉर्मल करते हुए कहती है, मैं नहीं रो रही सिद्धू। सिद्धार्थ जल्दी से अनन्या के गले लग जाता है। अनन्या उसके पीठ पर हाथ रख लेती है। अनन्या थोड़ी उदासी से कहती है, उनका पता चला? सिद्धार्थ अनन्या से अलग होकर कहता है, हाँ, मुझे आपके हस्बैंड और आपकी बेटी दोनों के बारे में पता चल गया है। अनन्या यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, जो उसके चेहरे पर साफ दिखता है। अनन्या को इतना खुश देखकर सिद्धार्थ आगे कहता है, आपके हस्बैंड को खोजने के लिए तो मैंने ये एक्टिंग कैरियर ज्वाइन की है। बाय द वे मिस्टर प्रिंस राठौर,
अपने किसी दोस्त दीप के साथ रहते हैं और उनकी बेटी मिस प्रज्ञा राठौर गोवा में रहती है। लेकिन पहले दोनों का जिक्र सुनकर अनन्या बहुत खुश होती है, पर लेकिन शब्द सुनते ही उसकी खुशियों पर रोक लग जाती है। उसे लगता है कि प्रज्ञा के साथ बुरा हुआ हो। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए अनन्या से कहता है, अब वो मिस प्रज्ञा राठौर नहीं रही, अब वो मिसेस प्रज्ञा सिंघानिया बन गई हैं। उनकी शादी अव्यांश सिंघानिया से हो गई है। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वे अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थीं। अनन्या आंसू को बहाते हुए खुशी जाहिर करते हुए कहती हैं, बहुत पसंद करती थी मेरी गुड़िया आयान को और मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। फाइनली मेरी गुड़िया ने उनका साजन मिल गया। लेकिन क्या आयान मेरी गुड़िया से प्यार करता है? बचपन में तो मैंने कभी भी उन्हें मेरी गुड़िया से अच्छे से बात करते हुए भी नहीं देखा था। उसकी बात सिद्धार्थ कहता है, आंटी मैंने खुद उन्हें देखा है, दोनों के बीच बहुत प्यार है। इनफैक्ट प्रज्ञा तो हमेशा अव्यान की तारीफ करती रहती है और मैंने कई बार अव्यान को उसके काफ़ी करीब रोमांटिक मोमेंट्स पर भी देखा है। सीरियसली तो दोनों के बीच कुछ ज़्यादा प्यार है। अनन्या यह सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ की बात सच है। अव्यान जैसा बच्चा है था सब हिसाब से तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वह कभी भी प्रज्ञा को अपनाएगा। लेकिन अब जब उसे यह सुनने में आया कि अव्यान प्रज्ञा के प्यार करता है तो अनन्या को अब उससे मिलने की तलब होने लगी। अनन्या सिद्धार्थ से कहती है, सिद्धू क्या तुम मुझे वहाँ लेकर जा सकते हो? मुझे उनसे मिलना है। सिद्धार्थ तुरंत ही जवाब देता है, आंटी मैं इसलिए तो आपके पास आया हूँ, इतने सालों से मैं आपके लिए नहीं तो उन्हें ढूंढ रहा था, आपको उनसे मिलने के लिए। अनन्या अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछती और खुशी के कारण बह रहे थे। सिद्धार्थ इस वक्त अनन्या की खुशी को साफ देख पा रहा था और इससे सिद्धार्थ को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सिद्धार्थ अनन्या से कहता है, आंटी हम कल ही गोवा के लिए निकलेंगे। अनन्या जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है क्योंकि वह प्रज्ञा से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। तभी उसे एकदम से ही प्रिंस की याद आती है और वह सिद्धार्थ से कहती है, मैं उनसे कब मिलूंगी? सिद्धार्थ अनन्या से बातों को समझते हुए उसके चेहरे को देखता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, आंटी मुझे लगता है आपकी बेटी से ज़्यादा आप अपने हस्बैंड से मिलने के लिए बेकरार हैं। सिद्धार्थ ये बात थोड़ा फनी वे में कही थी। अनन्या उसकी बात सुनकर अपने दुखों से भी मुस्कुराने लगी। सिद्धार्थ कुछ वक्त तक अनन्या के साथ बातें करता है और फिर कमरे से चला जाता है। उसके जाते ही अनन्या मुस्कुराते हुए फोटो फ्रेम को छूती है। बेंगलोर घर के गार्डन में एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा था। उसकी नज़र बस स्क्रिप्ट्स पर टिकी हुई थी, उसे इसके अलावा किसी का भी ध्यान बिल्कुल नहीं था। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसे कहता है, प्रिंस क्या यार एक्टिंग तो मुझे करनी नहीं है, पर फिर भी यह बार बार ये स्क्रिप्ट क्यों करता रहता है? चेयर पर बैठा हुआ आदमी प्रिंस था और उसे कह रहा था वह दीप था। प्रिंस दीप को जवाब देता है, यह वही स्क्रिप्ट है जिसे मैंने अनन्या को प्रपोज करने के लिए बनाई थी। बहुत मुश्किल से स्क्रिप्ट मुझे याद हुई थी, बहुत याद आती है मुझे उसकी। काश कि मैं उस दिन उसकी बात सुनकर रुक जाता। दीप उसे चेयर पर जाकर बैठते हुए कहता है, वहाँ पर रुकता तो भी मर जाता क्योंकि पूरा सिंघाने वाला राख में बदल चुकी है। प्रिंस खोया हुआ कहता है, कम से कम साथ में तो मरते। मेरा शिवन्या अनन्या का कोई नहीं है, मेरे सिवाय अनन्या का कोई नहीं था। हमेशा साथ रहने का वादा किया था मैंने उसे मरते वक्त भी, लेकिन मैं वादा पूरा नहीं कर पाया। दीप चुप हो जाता है क्योंकि उसके लिए उसके पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद कुछ सोचते हुए कहता है, सो तो तुम अपनी बेटी से मिलने कब जा रहे हो? प्रिंस यह सुन के मुस्कुराते हुए कहता है, अपनी ज़िंदगी में वह बहुत खुश है और उसे अपना प्यार मिल गया, एक परिवार मिल गया और उसके माँ नहीं जाना चाहता। मुझे पता है ना, मैं पहले भी उससे मिलने जा चुका हूँ। तुझे तो पता है, लेकिन उससे मिल नहीं पाया क्योंकि मुझे नहीं लगता अब वो मेरे और अनन्या की बेटी रही। वह अब इस वक्त हिमांशु और दिया की बेटी है जिसे मैं छीनना नहीं चाहता। दिया का बच्चा मरने की वजह से उसे बहुत बड़ा सदमा लगा। वह गुड़िया को ही अपनी जन्मी संतान मानती है। दीप क्यूरस होकर पूछता है, तो क्या तुम उससे मिलने भी नहीं जाने वाले?
प्रिंस खोया हुआ कहता है, मुझे उसकी याद बहुत आती है, लेकिन मिलने से थोड़ा कतराता हूँ। दीप प्रिंस के कंधे पे हाथ पर जाना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त तू गया था उस वक्त प्रणय की याददाश्त जा चुकी थी, लेकिन अब उसकी याददाश्त आ चुकी है। वह तुम दोनों को भी ढूंढ रही होगी। इतनी भी छोटी नहीं थी वह, तुम दोनों को भूल जाएगी। प्रिंस चुप रहता है और जब उसके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं था, दीप बस उसे देखता रहता है। गोवा आव्या और रुद्र इस वक्त लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। आव्या इस वक्त रुद्र की गोद में बैठी हुई थी और जीप चला रही थी। रुद्र आव्या को पकड़ा हुआ था और उसकी गर्दन को देख भी जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि रुद्र आव्या का शिकार करने वाला है। आव्या अपनी मस्त में ड्राइव करते हुए कहती है, तुम्हें पता है रुद्र, तुम बिल्कुल विलेन जैसे हो। अगर हम दोनों की कोई स्टोरी बन रही होती ना, तो तुम्हें तो कोई पसंद नहीं करता। मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मुझे कोई पसंद करे, मैं चाहता भी नहीं हूँ सिवाय तुम्हारे। रुद्र उसी तरह आव्या की गर्दन को घूटते हुए कहता है। आव्या एकदम से ब्रेक मारती है और फिर मुड़ रुद्र को देखती है। रुद्र अब आव्या को देखता है। आव्या उसे घूरते हुए कहती है, तुम इतने अजीब क्यों? रोमांटिक नेचर तो तुम में है ही नहीं। जब हम दोनों अकेले रहते हैं तब मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम कुछ रोमांटिक भरी बातें किया करो, लेकिन नहीं, तुम तो ऐसी बातें करते हो कि कोई भी लड़की यहाँ से भाग जाए। कपल्स को देखा है तुमने, अपनी लवर को जलाने के लिए किसी लड़की का जिक्र करते हैं या फिर बात करते हैं, और मैं तो यहाँ तुम्हें खुद कह रही हूँ कि अगर तुम दोनों की जो हम दोनों की जोड़ी कोई देखता तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तो तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए कि हज़ारों लड़कियाँ हैं मुझे पसंद करने वाली, हज़ारों लड़कियाँ मरती हैं मुझ पर, और तुमने कितना भद्दा सा जवाब दिया। बोलते हुए आव्या मुंह बिगाड़ लेती है। रुद्र उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और उसकी बातों को सुनकर बस उसे देखने लगता है, फिर उसके बालों को कान से पीछे करते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुम कितनी बेकार बातें करती हो। लड़कियों की बातें तो मैं तब करूँगा जब मुझे लड़कियाँ पसंद होंगी। मुझे बस तुम पसंद हो। तुम लड़की हो क्या वो मुझे नहीं पता, बस मुझे तुम पसंद हो। काव्या उसे अजीब तरह से घूरते हुए कहती है, क्या है मतलब? क्या मैं तुम्हें लड़की नहीं लगती, लड़का लगती हूँ, या कोई जानवर समझ बैठे हो तुम मुझे? रुद्र आव्या के गाल पर धीरे से पिंच करते हुए कहता है, जो भी हो बहुत क्यूट हो। रुद्र अब धीरे आव्या के गाल को सहलाता है। दोनों एक दूसरे को आंखों में देखने लगते हैं। कुछ पल की शांति के बाद रुद्र कहता है, कैन आई प्रपोज यू? आव्या हैरानी से रुद्र को देखती है। अब रुद्र उसे प्रपोज करने के लिए परमिशन मांग रहा था। आव्या यह सुनकर थोड़ी चिढ़कर कहती है, अब तुम मुझे प्रपोज करने के लिए भी पूछोगे? रुद्र सीरियसली तुम ना हद से ज़्यादा अजीब हो। रुद्र चुप रहता है और आव्या को बहुत ही गौर से देखता है। कुछ वक्त बाद रुद्र अपनी गाल को सहलाते हुए कहता है, जस्ट टेल मी, कैन आई प्रपोज यू, येस और नो? आव्या खुशी से जल्दी से कहती है, ऑफ कोर्स यस। बोलते ही उसके होठों पे एकदम से बड़ी सी स्माइल आ जाती है। यस सुनकर रुद्र आव्या के बाल को कान के पीछे करता है और उसके गाल पर किस करते हुए कहता है, ओके गेट रेडी फॉर माई प्रपोजल। आव्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर पूछती है, क्या तुमने ये पहले से तैयारी करके रखा है? रुद्र तुरंत कहता है, जवाब देता है, नो। आव्या का खुशी भरा चेहरा एकदम से कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूज होकर पूछती है, तो फिर तुम मुझे कैसे प्रपोज करोगे बिना तैयारी के? रुद्र कोई जवाब नहीं देता और काव्या को पकड़कर जीप खुद ड्राइव करके वहाँ से कुछ वक्त में ही निकल जाता है। आव्या भले ही कंफ्यूज थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि रुद्र वैसे तो हमेशा ही बहुत अलग करता है, तो वह देखना चाहती थी कि इस बार वह कितना अलग करेगा। वहीं दूसरी तरफ दर्श इस वक्त रुद्र के फार्म हाउस पर था। वह इस वक्त अंदर जा रहा था। अंदर जाते ही उसकी नज़र सोफे पर डार्क एक्सप्रेशन के लिए बैठी अंतरा पर जाती है। अंतरा इस वक्त सर झुकाकर बैठी हुई थी और उसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा सीरियस एक्सप्रेशन थे। उसे देखकर समझ आ रहा था कि वह इस वक्त शायद गुस्से में है। दर्श पहले उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आखिर अंतरा कौन है। तभी उसे नैना की आवाज़ आती है,
आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? दर्श उस ओर देखता है। उसकी नज़र नैना पे पड़ती है। नैना पास्ता बनाकर अंतरा की ओर ले ही जाते हुए कह रही थी। दर्श नैना से बात सुनकर अंदर आता है। नैना उसे कहती है, बैठिए, और अंतरा को पास्ता देते हुए कहती है, लो बच्चा। जिस दिन रुद्र और अव्यान लौटे थे उसी दिन वे दोनों अंतरा को भी साथ लेकर आए थे, और उस वक्त जब रुद्र ने अंतरा से नैना को मिलाया था तो नैना को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। इतनी ज़्यादा खुशी शायद ही उसे कभी नसीब आई हो। जिस बच्चे को उसने मरा हुआ समझा था वह जिंदा उसके सामने लौट आए थे। उससे ज़्यादा चमत्कार और खुशी की बात क्या हो सकती थी? अंतरा तो पहले से नैना को जानती थी, इसलिए वे आते ही नैना के गले लग जाती है। नैना ने तो रोते हुए अंतरा को अपने सीने में छुपा ली थी। भले ही वह खुश थी, लेकिन खुशी के आंसू उसके आंखों से अपने आप ही बह निकले। नैना रुद्र से गुस्से हुए कही, क्योंकि उसने अंतरा के बारे में पहले तो यही कहा था कि वह नहीं रही। वैसे उसने डायरेक्टली नहीं कहा था, पर ऐसे जाहिर ज़रूर किया था, जिस वजह से नैना बहुत ज़्यादा उदास थी और काफ़ी ज़्यादा दुख में थी। अंतरा नैना के हाथ से पास्ता ले लेती है और नैना को थैंक्स मॉम बोलकर खाने लगती है। नैना अंतरा के पास बैठकर दर्श को देखते हुए कहती है, यहाँ कैसे आना हुआ? दर्श घर को देखते हुए कहता है, वो मैं रुद्र से मिलने आया था, मुझे उससे कुछ काम था। नैना दर्श का जवाब देती है, लेकिन रुद्र तो नहीं है, वो तो सुबह ही निकल गया, अब पता नहीं कब आएगा। उसके आने का कोई ठिकाना नहीं है, रात को भी पता नहीं कब तक आएगा। दर्श के साथ अंतरा भी नैना की बात को बहुत ही गौर से सुन रही थी। रुद्र घर में नहीं रहता, यह अंतरा को देख चुकी थी और उसे थोड़ा थोड़ा यह भी समझ आ रहा था कि रुद्र किस वजह से घर में नहीं रहा करता है। वह बस कुछ बोलती नहीं है। नैना के इस जवाब से दर्श ओहो में जवाब देता है और अंतरा को देखते हुए पूछता है, ये बच्ची कौन है? दर्श जैसे ये सवाल करता है तो नैना कुछ बोलती, उससे पहले ही अंतरा कहती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। नैना हैरान हो जाती है अंतरा का जवाब सुनकर। अंतरा का जवाब बहुत ही खतरनाक और औरा को दर्शा रहा था। उसने नॉर्मली नहीं कहा था। नैना अंतरा को समझाते हुए कहती है, बच्चा, अंकल ऐसे ही पूछ रही थी, आपको इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अंतरा नैना को देखती है और कुछ देर तक तो वह नैना को देखती रहती है और फिर कहती है, आप बहुत स्वीट है मॉम, बट आई एम नॉट अ चाइल्ड। 2 दिन में मैं पूरे 16 साल की हो जाऊंगी। नैना मुस्कुराते हुए अंतरा से कहती है, हाँ बच्चा, लेकिन आप तो हमारे लिए बच्चा ही रहेंगे ना? अंतरा नैना को जवाब देती है, मॉम, मैं आपके लिए बच्चा रहूँगी, किसी और के लिए नहीं। ऐसा कहते हुए अंतरा तिरछी नज़रों से दर्श को देखती है। दर्श भी बहुत ही गौर से अंतरा को देख रहा था, तो उसका ट्रेलर पहले ही देख चुका था। नैना अब दर्श को देखते हुए कहती है, ये मेरी बेटी है, रुद्र इसे कुछ दिन पहले यहाँ लेकर आया है। मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था, बट आई एम सो हैप्पी कि मेरी बेटी जिंदा है। अंतरा खाते हुए कहती है, मुझे क्या होना था मॉम? इसी पर नैना कुछ भी जवाब नहीं देती। वहीं दर्श जब यह सुनता है कि नैना की बेटी है तो वह मुस्कुराते हुए कहता है, वो यह तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इसे अपने डैड के बारे में पता है? अंतरा जैसे ही यह सुनती है तो कंफ्यूज होकर दर्श को देखती है, क्योंकि उसे रुद्रांश के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहीं दर्श की बात इस सवाल से नैना को शांत चेहरा एकदम से दर्द में बदल जाता है और वह वहाँ से उठकर जाते हुए कहती है, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। वहीं दूसरी ओर सौरभ अभी हॉस्पिटल पर घर लौटा था, इसकी सौरभ की वाइफ नहीं मिली रुखसार। सौरभ अभी हॉस्पिटल से घर लौटा था। वह अपने कमरे की ओर जा ही रहा था कि तभी वह एक कमरे के सामने रुक गया। कमरे में स्प्रा बैठकर रो रही थी। वह जब भी से आई थी उसका कुछ वक्त तो रोने में ही निकल जाता था। सौरभ जब उसे रोता हुआ देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सौरभ कुछ देर तक वहाँ पर खड़ा उसे देखता रहता है और फिर आदित्य की कमरे की ओर बढ़ जाता है। आदित्य भी अभी भी घर लौटा था। वह ज़्यादातर अब मुंबई में ही चक्कर लगाया करता था, क्योंकि वहाँ सिंघानिया विला फिर से तैयार हो रही थी। अनुराग और अर्जुन तो अब उधर ही रहने लगे थे,
ताकि वे अच्छे तरीके से संघाने विला को बनाते हुए देख पाएं। और वैसे भी उनकी कंपनी उधर ही थी। मुंबई में अब तक जो अपनी उनकी कंपनी बंद हुई थी उसे वह सब खोल लिया था। पहले की तरह ही अर्जुन और अनुराग अपनी कंपनी में काम स्टार्ट कर चुके थे। सौरभ आदित्य को कमरे के पास जाकर दरवाज़ा नॉक करता है। इस वक्त आदित्य लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। नॉक होने से आदित्य उस ओर देखता है तो सौरभ को देख वह कहता है, इतनी फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत है? अंदर आ जाओ। वाइफी यहाँ पर नहीं है और वह होती तो शायद हम कुछ करते तो तुम्हें ऐसे फॉर्मेलिटी करना पड़ता। सौरभ सीधे अंदर जाकर आदित्य के पास बैठ जाता है और कहता है, पहले तो तेरी जबान से एक शब्द ही नहीं निकला करता था और अब देखो, जिसमें कुछ बोलना नहीं चाहिए उसमें इतनी बड़ी लंबी चौड़ी भाषण दे रहे हो। वक्त से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा हो। क्या बात है, उम्र के साथ डेवलपमेंट भी होना चाहिए। सौरभ आखिर में आदित्य के टीस करते हुए कहता है। आदित्य सौरभ को घूरता है तो सौरभ हंसने लगता है। आदित्य भी धीरे से मुस्कुराता है और फिर अपने काम पर ध्यान देते हुए कहता है, आज पेशेंट की कमी हो गई क्या हॉस्पिटल में, या फिर उम्र की वजह से तुम 2-3 पेशेंट देकर थक गए? आदित्य भी बड़े ही सफाई से सौरभ की उम्र को टारगेट करते हुए कहता है। सौरभ को पता था कि वे आगे आदित्य से ज़्यादा लड़ नहीं पाएगा, इसलिए वह नाम में सिर हिलाते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। आज ज़्यादा पेशेंट नहीं थे तो मैं जल्दी घर आ गया। वैसे तू भी इतनी जल्दी कैसे आ गया? आदित्य जवाब देता है, मैं ऑफिस से कब गया था, आज मुझे कुछ दूसरे काम थे तो मैं ऑफिस नहीं गया। सौरभ अच्छा कहकर चुप हो जाता है। आदित्य भी चुप होकर अपना काम करने लगता है। कुछ पल की शांति के बाद सौरभ सोचते हुए कहता है, यार आदि, मुझे लगता है अब हमें शौर को बाहर निकाल देना चाहिए। जैसे ही सौरभ यह कहता है तो आदित्य के हाथ जो उसके लैपटॉप पर चल रहे थे वो रुक जाते हैं और वह सौरभ को देखने लगता है। सौरभ आदित्य को बिना देखे आगे कहता है, देख, मैं भी वह सब भूल नहीं पा रहा हूँ, उसने जो हमारे साथ किया, पर मुझे लगता है उसे एक चांस देना चाहिए। यार अब शौर्य सिर्फ अकेला नहीं है, उसकी वाइफ भी है। आई थिंक वह उसे बहुत ज़्यादा याद करती है। आज मैंने उसे देखा, वह बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसकी जब तक ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुई है और बस दुख ही घेरे ही है। और मुझे लगता है हमें शौर्य के लिए नहीं, लेकिन उसकी वाइफ के लिए तो सोचना चाहिए। हम जो भी करते हैं सबकी सेफ्टी और खुशी के लिए करते हैं, लेकिन अनजाने में हम उसकी वाइफ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं। आदित्य सौरभ को देखता रहता है और सौरभ जैसा दोस्त उसे मिला वह उसकी सबसे बड़ी खुशनसीबी है, क्योंकि सौरभ इतना ज़्यादा अच्छा था कि वह हमेशा से ही दूसरों की खुशी के बारे में ही सोचता था। आदित्य अब उससे नज़र हटाकर कहता है, तू कहता है तो हमें उसे एक मौका देना चाहिए। मैं आज ही उसे निकलवाता हूँ। इतना कहते ही आदित्य किसी को कॉल करता है और उसे इंटरनेशनल इंट्रैक्शन देकर फ़ोन रख देता है। इंस्ट्रक्शन है। सौरभ यह देखकर मुस्कुराता है। आदित्य ने कभी भी उसकी बात नहीं टाली थी। सौरभ को भी अपनी और आदित्य की दोस्ती खुश नसीब लगती है। वह काफ़ी ज़्यादा उसे रिस्पेक्ट करता है। भले ही उसे आदित्य से दोस्ती करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े थे, पर अब दोनों एकदम सच्चे दोस्त थे। ऐसे दोस्त बहुत ही नसीब से मिला करते हैं जो इतने सच्चे और अच्छे हों। नीचे अप्रिता इस वक्त गार्डन में बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर मायूसी थी। तभी उसे अचानक किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो खुशी से भरी हुई थी। अप्रिता उस आवाज़ की ओर देखती है तो उसकी नज़र दरवाजे की ओर अभी अभी आई वीणा पर पड़ती है। वो खुशी से रोनी के गले लगी हुई थी। वह गले लगे हुए ही उछल रही थी क्योंकि वह बहुत दिन बाद रोनी से मिल रही थी। अप्रिता जब किसी लड़की को रोनी के गले लगे हुए देखती है तो उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है, क्योंकि उसे वीणा के बारे में जानकारी नहीं थी। उसकी मुट्ठी कसकर बंधी थी, पर फिर जब उसे कुछ ख्याल आता है तो उसकी मुट्ठी अपने आप ही ढीली हो जाती है। वह काफ़ी दर्द से वहाँ से नज़रें हटाकर अपने आंसू बहने लगती हैं और रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी रॉ। रात के अंधेरे में इस वक्त अपनी चांदनी को बिखेरे हुए थे।
पूरे समुद्र में पानी की बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। रुद्र और आव्या इस वक्त एक नाव पर समुद्र के बहुत अंदर थे। उनके साथ धीर मौजूद था। रुद्र ने कई सजावट नहीं की थी, जैसे सब कोई प्रपोज करते वक्त करते हैं, और न ही उसने उसके लिए स्पेशल कोई गुलाब या कोई गिफ्ट लाया था। आव्या बस रुद्र को कंफ्यूज होकर देख रही थी। बड़ी बड़ी लहरें नाव के ऐसे झटका दे रही थी कि जैसे वह नाव अभी पलट जाए और तीनों वहां से गिर जाए। आव्या अभी हिल रही थी, पर रुद्र एकदम से डटकर खड़ा हुआ। तो वैसे तो आव्या को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि वहां पर सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं था। धीर ने उसकी तरफ घबराया हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि अगर इन लहरों ने थोड़ी सी भी अपना ताकत लगाया तो वह तीनों ही वहां से डूबकर मर जाएंगे, और धीर भारी जवानी में मरना नहीं चाहता था। वैसे तो वहां नाव चलाने के लिए नाव वाले को बोला गया था, लेकिन किसी ने भी नहीं थी। किसी को भी इतनी नहीं थी कि इतनी रात में समुद्र के बीच जाने की हिम्मत की। सबने ही मना कर दिया। आव्या लहरों को देख रही थी। रुद्र एकदम से आगे बढ़कर आव्या के एक हाथ को पकड़ लेता है और उसकी आंखों में गहराई से देखने लगता है। आव्या भी रुद्र को देखने लगती है। वह नाव इतनी भी बड़ी नहीं थी, जिस वजह से दोनों ही इस वक्त किनारे में खड़े थे। अचानक से लहर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और नाव डगमगा जाती है, जिस वजह से आव्या भी लड़खड़ा जाती है। लड़खड़ता कदम की वजह से आव्या गिरने को होती है, पर उससे पहले रुद्र उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है। आव्या इस वक्त पीछे की ओर झुकी हुई थी। आव्या रुद्र के थामे हुए हाथ को देखती है और पीछे खतरनाक दिखती लहरों को रुद्र से देखते हुए कहता है, सिर्फ पीछे खड़ी लहरों ही तुम्हारे लिए खतरनाक नहीं है। आगे खड़ा मैं तुम्हारे लिए एक खतरा हूँ। लेकिन हमारे बीच जो हमारे हाथ बंधे हैं, वो हाथ हमारे ऐसे ही बंधे रहे। चाहे तुम्हें किसी और से खतरा हो या मुझसे, मैं हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आव्या बस एकटक रुद्र को देखती रहती है। उसकी बातें इतनी गहरी थी कि आव्या आज उसमें डूबी जा रही थी। रुद्र आव्या की आंखों में ही देख रहा था। वे एकदम से आव्या को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे आव्या उसके सीने से लग जाती है। रुद्र आव्या के कमर को पकड़ लेता है और उसके गाल पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों को देखता है। आव्या भी उसकी आंखों में ही देख रही थी। नाव का डगमगा यूं ही अब तक जारी रहता है, पर उस डगमगाहट में रुद्र के साथ होने का आव्या बिल्कुल अच्छी तरह से खड़ी थी। रुद्र अपने एहसासों को जाहिर करते हुए कहता है, चांद की ऊंचाई को लेकर समुद्र की गहराई से ज़्यादा होगी, कभी शांत नीर की तरह, कभी इस खतरनाक लहरों के जैसे होगी, कभी बेइंतहा होगी और कभी बेरहम होगी। जैसे भी होगी, मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए होगी, बेबी गर्ल। आव्या की नजरें रुद्र के नजरों से हट ही जाती हैं। हट ही नहीं रही थी, सॉरी। आव्या की नजरें रुद्र की नजरों से हटी नहीं थी। उसके चेहरे पर खुशियों का जैसे भंडार आ गया। आव्या के होठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में खुशियों से भरी नमी। रुद्र आव्या के सामने घुटनों के बल बैठा था और अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकालकर आव्या के सामने कर देता है। आव्या देखती है तो बॉक्स में एक रिंग थी। वो कोई नॉर्मल सी रिंग नहीं थी। उस पर उन दोनों के पहले मुलाकात का वर्णन था और साथ में उसकी तारीख भी। वहाँ जैसे लड़का और लड़की को बनाया गया था, उसी तरीके से रुद्र और आव्या की भी मुलाकात हुई थी। उसने जो बना हुआ था वो छोटा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। आव्या और रुद्र की भी मुलाकात उसी तारीख की जब आदित्य और काव्य की हुई थी, 8 अक्टूबर। रुद्र आव्या को देखते हुए कहता है, ये प्यार है। ये प्यार क्या है, ये इजहार क्या है, सब कुछ सिर्फ मैंने तुमसे ही जाना है। मुझे ना इसके बारे में पता था और ना ही अंदाज़ा था। तुम हो तो ये प्यार है और ना हो तो ये अभिशाप है। रुद्र की बातों से आव्या साफ तरीके से समझ रही थी कि अगर वो नहीं रही तो रुद्र की क्या हालत हो सकती है। आव्या बस एकटक रुद्र के चेहरे को देख रही थी, जो ये सब बोलते हुए नॉर्मल और सीरियस था। रुद्र आव्या के हाथ को पकड़ते हुए धीरे से सहलाता है। रुद्र अपने हाथ को देखकर उसके हाथों को देखता रहता है और फिर अपना सर उठाकर आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, आई लव यू मिस आव्या सिंघानिया।
आव्या की मुस्कुराहट बढ़ जाती है और उसका तो मन करता है कि वह खुशी से झूम उठे। रुद्र आव्या को रिंग पहनाकर उसके हाथों पर किस करता है, फिर उठकर खड़ा हो जाता है। आव्या इस वक्त खुशी से मुस्कुरा रही थी। रुद्र आव्या की उंगलियों में अपनी उंगली फंसाकर कहता है, तुमने एंगेजमेंट में कहा था ना कि मैंने तुम्हारी स्पेशल रिंग क्यों नहीं पहनाई? रीज़न बस यही है कि मैं तुम्हें पहले तुम्हारी पसंद देना चाहता था, फिर अपनी। आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, तुम अब विलन जैसे नहीं दिख रहे, बल्कि परफेक्ट चार्मिंग हीरो लग रहे हो, जिसकी हर किसी की तलाश हो। बिना किसी सजावट के, बिना किसी फूल के इतना अच्छा प्रपोज किया मुझे। आई एम वेरी हैप्पी। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा प्रपोज करते हुए किसी को देखा है। थैंक यू मिस्टर रुद्र सूर्यवंशी एंड आई लव यू सो मच। कहते हुए आव्या रुद्र के गले लग जाती है। रुद्र आव्या के कान में धीरे से कहता है, कैन यू डांस विद मी? आव्या हैरान होकर रुद्र के से अलग होती है और उसे तो ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। वह थोड़ा जोर से बोलती है, व्हाट? रुद्र उसे देखते फिर कहता है, कैन यू डांस विद मी? आव्या हंसते हुए कहती है, सीरियसली? आव्या को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रुद्र उसे डांस के लिए कह रहा है। रुद्र अपना फ़ोन निकालकर म्यूज़िक प्ले करता है और फिर पॉकेट में रखकर आव्या के हाथ को पकड़ लेता है और अपने एक हाथ से आव्या की कमर को पकड़ उसने करीब खींच लेता है। आव्या और ज़्यादा हैरान हो जाती है। आज उसे रुद्र का अलग रूप देखने को मिल रहा था। गाना बज रहा था, दिल इबादत कर रहा है, धड़कनें मेरी सुन, मुझको मैं कर लूँ, हासिल लगी है यही धुन। दोनों अब समुद्र के बीच नाव में डांस कर रहे थे, जो अनएक्सपेक्टेड था। धीर अपने नाव चलाने में बिजी था। आव्या को तो डर खत्म हो चुका था, लेकिन धीर का डर अब भी वहीं की वहीं रहा। उसे अभी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि लहरें अभी इसी तरह से खतरनाक रूप ले रही थीं। अगली सुबह नाव समुद्र के तट पर इस वक्त मौजूद थी और नाव पर रुद्र और आव्या एक दूसरे के भाव में लिपटे हुए सो रहे थे। पूरी रात दोनों ही डांस कर रहे थे और अपना प्रपोजल सेलिब्रेट कर रहे थे। धूप दोनों के चेहरे पर इस वक्त पड़ रही थी। दोनों की आंखें बंद थी, पर धूप के पड़ते ही रुद्र की आंखें खुल जाती हैं। रुद्र आंखें खुलते ही अपनी भाव में सोई हुई आव्या को देखता है, जो बहुत ही सुकून से सो रही थी। उसका चेहरा अब भी खिला हुआ था। रुद्र धीरे से उसके चेहरे को सहलाता है और बाल को कान के पीछे करते हुए उसके माथे पर किस कर लेता है। धूप की वजह से आव्या कसमसाते हुए बड़बड़ाती है। आव्या क्या बड़बड़ा रही है, ये तो रुद्र को भी समझ नहीं आ रहा था, पर आव्या बड़बड़ाते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी। रुद्र कुछ वक्त तक आव्या को यूं ही देखता रहता है और फिर से गोद में उठाकर खड़ा होता है। वह जैसे ही नाव से बाहर कदम रखने वाला होता है, तभी उसकी नज़र धीर पर जाती है, जो अजीब ढंग से लेटा हुआ था। कल रात रुद्र और आव्या एंजॉय कर रहे थे और धीर को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, पर वह सो नहीं सकता था। इस वक्त वह पानी में डूबा हुआ था और उसके पैर नाव पर थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह सोते हुए नाव से गिर गया हो, पर इसके बावजूद उसकी नींद अभी भी टूटी नहीं थी। वह गहरी नींद में सो रहा था। उसका पूरा चेहरा पानी में डूबा हुआ था। रुद्र उसे इस तरह देखकर अजीब तरह से घूरता है। रुद्र अब उससे नजरें हटाकर आव्या को लेकर आगे बढ़ जाता है। कुछ दूरी पर ही उनकी जीप रहती है। रुद्र आव्या को सीट पर बैठाता है और फिर से धीर के पास चला जाता है। रुद्र धीर के पास पहुंचता है तो देखता है कि धीर की ओर एक केकड़े बड़े ही तेजी से चलकर आ रहा है। वह केकड़ा कुछ पल में ही धीर के गर्दन के पास आ जाता है और उसे काटने वाला होता है कि तभी रुद्र अपना हाथ धीर की गर्दन पर रख देता है, जिसे वह केकड़ा रुद्र के हाथ काट देता है। रुद्र बहुत तेजी से उसे झटकाता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। रुद्र के हाथों में इस वक्त खून निकल रहा था। रुद्र अब धीर को देखता है, जो अभी भी आराम से गहरी नींद में सो रहा था। पूरी दुनियादारी को अपनी हालत को भूलकर रुद्र अपना गन निकालता है और धीर से कुछ दूरी पर शूट करता है, जिसकी आवाज़ से धीर हड़बड़ाकर उठ जाता है। वह उठते ही रुद्र के डरावने चेहरे को देखता है तो इस वक्त उसे भी पूरी तरह से घूर रहा था। धीर उठकर खड़ा होता है और रुद्र की ओर बढ़ते हुए कहता है, बॉस, सुबह हो गई, मुझे पता ही नहीं चला।
इसलिए मैं उठ नहीं पाया। वह मैं ज़्यादा सोता नहीं हूँ, लेकिन रुद्र उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहता है, बकवास बंद करो अपनी। मैंने तुम्हें कल पूरी रात जगने को कहा था, सोने के लिए नहीं कहा था। धीर बुरा सा मुंह बनाता है और रुद्र से कहता है, बॉस मेरी भी आंखें हैं तो मुझे भी नींद आती है। इतना कहते ही उसकी नज़र अचानक ही रुद्र के हाथ पे पड़ती है जहाँ से खून बह रहा था। वह जल्दी से आगे बढ़कर घबराते हुए कहता है, बॉस ये क्या हुआ? रुद्र अपने हाथ को पीछे करते हुए कहता है, कुछ नहीं, तुम अभी यहाँ से जाओ, आज तुम्हारी छुट्टी है। धीर तो हैरानी हो जाती है और रुद्र से छुट्टी दे रहा है। धीर अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर पहले तो रुद्र के हाथ पर बांधता है और फिर कहता है, ठीक है बॉस। यह इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। रुद्र भी अब आभा की ओर बढ़ जाता है। वह आभा को देखता है जो अभी भी सो रही थी। वह जीप में बैठता और स्टार्ट करता है। वहीं दूसरी ओर वॉशरूम में कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे और अभियान प्रज्ञा बाथरूम के अंदर थे। दोनों सुबह सुबह रोमांटिक मोमेंट्स में खो चुके थे और थक कर इस वक्त बाथ टब में ही लेटे हुए थे। प्रज्ञा अभियान के ऊपर सीने पर सर रखे लेटी हुई थी। प्रज्ञा अभियान के सीने पर हाथ रखे थकी हुई आवाज़ में कहती है, आप बहुत बुरे हैं, कभी भी शुरू हो जाते हैं और मुझे बुरी तरह से थका देते हैं। अभियान प्रज्ञा के हाथ को पकड़कर चूम लेता और कहता है, मैं क्या करूं? तुम ही मुझे मजबूर करती हो और फिर बहुत जल्दी थक जाती हूँ। प्रज्ञा अभियान को घूरते हुए कहती है, जल्दी 4 घंटे जल्दी होते हैं, ऊपर से आप इतने ज़्यादा रूड हो जाते हैं। अभियान प्रज्ञा के गाल पर किस करते हुए कहता है, मुझे तो 4 दिन भी कम लगेंगे जब मैं तुम्हें प्यार करने में खोया रहूं। प्रज्ञा अभियान के सीने पर मारती है और मुंह बनाकर कहती है, बहुत गंदे हैं आप। अभियान प्रज्ञा के गाल पर खींचते हुए कहता है, गंदे गंदे काम करेंगे तभी तो प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। प्रज्ञा हैरानी से अभियान को देखती है और फिर उनके सीने पर मार कर कहती है, छी आप सच्ची में बहुत गंदे हैं। प्रज्ञा का चेहरा देखकर अभियान मुस्कुराता है और उसे अपने भाव में भर लेता है। कुछ देर शांत रहने के बाद प्रज्ञा खोई हुई कहती है, हमारे बच्चे होंगे ना तो हमें बस एक बात का अफसोस होगा कि पापा और मम्मा उन्हें नहीं देख पाएंगे। काश कि पापा और मम्मा जिंदा होते, मेरी खुशियाँ पूरी हो जाती। अभियान धीरे से प्रज्ञा के माथे पर किस करता है और उसे चुपचाप ही टाइटली पकड़ लेता है। प्रज्ञा भी अपने पापा मम्मा को याद करते हुए अभियान के भाव में समा जाती है ताकि उसके आंसू ना बह जाएं, क्योंकि उसे पता था अभियान उसके आंसू को बिल्कुल भी देख नहीं पाएगा। सुबह का वक्त, जेल। वैसे तो आदित्य शौर को रात को ही छुड़वाने वाला था, लेकिन रात को वह कर नहीं पाया तो सुबह ही उसे छुड़ाने के लिए बस आ गई। आदित्य के साथ सौरभ अभी मौजूद था। दोनों इस वक्त चेयर पर बैठे थे और शौर्य के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ वक्त बाद कांस्टेबल शौर्य को लेकर आते हैं। शौर्य की नज़रें झुकी हुई थी क्योंकि उसे किसी से भी नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं थी। वह अब तक खुद को पूरी तरह से गुनहगार ठहरा चुका था और उसे खुद को माफ़ करने का जरा भी मन नहीं रहा। शौर्य ने आते ही सौरभ खड़ा हो जाता है। आदित्य भी इंस्पेक्टर से हाथ मिलाकर खड़ा हो जाता है। सौरभ शौर्य के पास जाकर कहता है, चलो। इतना बोलते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी शौर्य कहता है, क्यों निकाला है मुझे? मैं किसी के साथ रहने के काबिल नहीं हूँ। सौरभ यह सुनकर बिना पीछे मुड़े कहता है, हमें अच्छी तरह से पता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर तुम्हें अपने गुनाह का जरा भी गिल्ट है तो चुपचाप हमारे साथ आओ। शौर्य उसके आगे कुछ नहीं कहता है क्योंकि सौरभ उसके पापा था। चाहे वह उसके रियल फादर हो या ना हो, वह उसका फादर था। इसलिए वह अब बिना कुछ बोले उनके पीछे जाता है। आदित्य और सौरभ दोनों बाहर जाते हैं। शौर्य भी जाता है और जिस कार में आदित्य और सौरभ बैठते हैं, शौर्य भी वहीं पर बैठ जाता है। उसके बैठते उनकी कार वहाँ से कुछ मिनट में ही चली जाती है। इधर घर में सभी को बता जा चुका था कि शौर्य वापस आ रहा है, तो काव्या उसको इसकी रेडी कर रही थी। काव्या को शौर्य से वैसे भी ज़्यादा नाराज़ी नहीं थी। वह बहुत ही ज़्यादा यह सब भूल चुकी थी। भले उसने उसे हादसे में बहुत कुछ खोया था, लेकिन फिर भी काव्या उसे माफ़ कर चुकी थी। आखिरकार शौर्य बचा ही तो था। इस पर भी शौर्य के आने से खुश थी। खुशी की वजह से वह दरवाजे पर की ओर ही बार बार देखे जा रही थी।
सभी को यह दिख रहा था कि वह देखकर सभी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थे। कुछ देर बाद आदित्य, सौरभ और शौर्य घर पहुंचते हैं। वे दहलीज पर कदम रखने ही वाले होते हैं, तभी काव्या उन्हें रोक लेती है। आदित्य और सौरभ दोनों आगे देखते हैं तो काव्या इस वक्त आरती की थाल को लिए उनकी ओर आ रही थी। आदित्य ये देखकर आगे बढ़ जाता है। सौरभ वहीं खड़ा रह जाता है क्योंकि उसे शौर्य को अकेला नहीं करना था। काव्या शौर्य के पास खड़े हो जाती है और उसके गाल में हाथ रखकर पूछती है, आप ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, हम कभी आपसे मिले नहीं पाए। काव्या शौर्य से मिलने जाना तो चाहती थी, लेकिन आदित्य ने उसे जाने से मना कर दिया। इसलिए काव्या कभी शौर्य से जेल में कभी मिलने नहीं गई। शौर्य काव्या की बात सुनकर सर उठाकर काव्या को देखता है। काव्या को देखकर उसे और उसकी बातें सुनकर शौर्य काफ़ी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसके साथ इतना अच्छा भी बिहेव करेगा। काव्या के सवाल का जवाब देते हुए काव्या फिर से एक बार पूछती है, क्या हुआ, आप हमसे नाराज़ हैं? शौर्य जल्दी से नाम में सिर हिलाता है और काव्या के हाथ को पकड़कर कहता है, आई एम सॉरी बड़ी मामी। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, सब भूल जाइए शौर्य, अब हम नई शुरुआत करेंगे। शौर्य अब कुछ नहीं बोलता, वह चुप रह जाता है। उधर स्प्रा बस एकटक शौर्य को ही देखे जा रही थी। काव्या अब शौर्य की आरती उतारती है और उसके माथे पर सिंदूर का तिलक लगाती है। उसके आने की खुशी में काव्या ने बहुत सारा भोजन की तैयारी भी की थी। सभी कोई हॉल में खड़े थे शौर्य के स्वागत के लिए। काव्या शौर्य को जब अंदर बुलाती है तो सबसे पहले विशाखा शौर्य के गले लगा लेती है। उसके बाद शौर्य सबसे मिलता है। सभी उससे अच्छे से व्यवहार करते हैं। कोई भी उसे दुश्मन की तरह नहीं दिख रहा था। शौर्य भी काफ़ी अच्छे से सभी से मिलता है। वह बड़ों के पैर छूता है और छोटों के गले लगता है। इस घर में उसकी बॉन्डिंग स्पेशली बहुत ज़्यादा खास तो किसी से नहीं थी। उसकी दोस्ती किसी से इतनी ज़्यादा खास नहीं हुई थी। पर अब जब सब मिल रहे थे, सभी बहुत अच्छे से मिल रहे थे, सभी के होठों पर मुस्कान थी। स्वर्णा शौर्य के गले लगते हुए कहती है, बड़े भाई आप तो इतने बड़े हो, और भाभी को देखिए वह कितनी छोटी है, आप कहाँ से लेकर आए हमारी प्यारी भाभी को। शौर्य जैसे ये सुनता है तो उसकी नज़र स्प्रा पर जाती है, जो अब तक उसे एकटक देख रही थी। शौर्य स्प्रा को नज़र हटाता है और काव्या शौर्य के पास आकर कहती है, शौर्य आप पहले फ्रेश हो जाइए, फिर हम लोग साथ में लंच करेंगे। इस वक्त दोपहर हो चुकी थी तो सभी लंच के लिए शौर्य का ही इंतज़ार कर रहे थे। शौर्य हाँ में सिर लाता है। आव्या और स्वर्णा शौर्य को कमरे में ले जाती हैं और उसी कमरे में जहाँ स्प्रा रहती है। शौर्य कमरे में आता है और कमरे में बहुत ही गौर से देखने लगता है। कुछ वक्त देखने के बाद वह वॉशरूम चला जाता है। कुछ देर बाद वॉशरूम से वह जैसे ही फ्रेश होकर निकलता है तो उसकी नज़र बाहर खड़ी स्प्रा पर जाती है, जो उसका ही इंतज़ार कर रही थी। उसे देखते ही शौर्य उसे नज़रें हटाकर अपने कपड़े लेने के लिए कबर्ड की ओर बढ़ता है। शौर्य आ रहा है यह जानकर उसने कपड़े पहले ही कबर्ड में रख लगाए थे। शौर्य कबर्ड से कपड़े निकालता है और उसे पहनने लगता है। स्प्रा उसके सामने जाती है और उसके बावजूद शौर्य उससे बात नहीं करता। खुद को इग्नोर करता हुआ देखकर स्प्रा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह शौर्य के एकदम पास खड़े होकर कहती है, आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? शौर्य उसे दूर होकर कहता है, देखो मैंने पहले ही तुम्हें क्लियर कर दिया कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। इनफैक्ट मैं यहाँ रहूँगा भी नहीं, मैं रात को यहाँ से चला जाऊँगा। शौर्य की यह बोलते ही स्प्रा का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू लगातार बहने लगते हैं। वह शौर्य के और करीब जाकर उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? आप जहाँ जाओगे मैं वहीं जाऊंगी। शौर्य अपने हाथ से स्प्रा को छुड़ाकर कहता है, देखो तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। तुमने बिना मतलब के अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं किसी के साथ रहने के काबिल नहीं हूँ। स्प्रा जल्दी से कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस आपका साथ रहना है। शौर्य अब इससे कुछ नहीं कहता। वह बस स्प्रा को देखता रहता है, जिसकी आंखों में बस आंसू बह ही जा रहे थे। वह स्प्रा के साथ रहना चाहती थी वह शौर्य के साथ रहना चाहती थी, लेकिन शौर्य हर हालत में स्प्रा को अपनी ज़िंदगी से नहीं लाना चाहता था। भले ही वह उसके लिए पहले पागल था, अब भी है, लेकिन वह समझ चुका था
कि किसी को जबरदस्ती रखना कोई प्यार नहीं होता। वह सुधर चुका था। स्प्रा या शौर्य अब कुछ भी बात कर पाते उससे पहले प्रीत दरवाजे को खटखटाते हुए कहती है, शौर्य स्प्रा जल्दी से बाहर आ जाइए, सभी आपका खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं। शौर्य हाँ बोलता है। शौर्य स्प्रा को देखकर एक नज़र देखकर वहाँ से जाने लगता है। उसे स्प्रा की आंखों में आंसू देखना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद उसे ये करना पड़ रहा था। शौर्य वह जल्दी से उस कमरे में बस निकलना चाहता था और वह वैसे ही करता है। वह जल्दी से कमरे से निकल जाता है। स्प्रा रोते हुए उसे बस देखती ही लगती है। उसकी आंखों में बस आंसू बह रहे थे। उसके मुंह से रोने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए प्रीत यह नहीं सुन पाई थी और ना ही समझ पाई कि स्प्रा रो रही है। शौर्य के जाने के बाद स्प्रा भी खुद को नॉर्मल करती है और वह भी बाहर निकल जाती है। सभी अब डाइनिंग टेबल पर लंच के लिए बैठे थे। आज कोई भी ऑफिस नहीं गया था। काव्या ने सबको मना करके रखा हुआ था। सभी लंच कर रहे थे। तभी अनुराग कहता है, शादी तो हो ही रही है, क्यों ना हम लोग फिर से शौर्य स्प्रा की भी शादी करवा दें, क्योंकि हमने उनकी शादी नहीं देखी और वैसे भी वह शादी तो शौर्य ने ज़बरदस्ती से की थी। यह सुनते ही स्प्रा शौर्य को देखने लगती है। अब खाने में बिजी थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी की बातों को नहीं सुन रहा हो। अनुराग उसे यह कहते हुए प्रीत कहती है, सीरियसली शौर्य ने स्प्रा से ज़बरदस्ती शादी की थी? मतलब यह तो थोड़ा गुंडा टाइप हो गया। हमारे घर में गुंडा राज भी मौजूद है। इस पर सपना कहती है, अभी स्प्रा को पूछ लो, क्या पता वह अभी शौर्य को पसंद ना करती हो, अभी भी ज़बरदस्ती यहाँ रह रही हो। श्रेष्ठा भी बीच में कहती है, हाँ बिल्कुल सही, हो सकता है कि शौर्य ने उसे धमकी दी हो अपने साथ यहाँ रुकने के लिए। स्प्रा यह सब सुन रही थी कि उसे बोलने का ही मन हो रहा था कि शौर्य ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वह बोल नहीं पा रही थी। स्प्रा के पास बैठी अप्रिता स्प्रा के कंधे को थोड़े से हिलाकर कहती है, भाभी आपको हमारे भाई पसंद है या नहीं, और फिर अभी भी आप ज़बरदस्ती रह रही हैं। स्प्रा बहुत ही धीरे से कहती है, हमने उनसे शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। यह सुनते ही सभी खुश हो जाते हैं और कुछ तो हल्का भी कर लेते हैं, कुछ तो हल्ला भी कर लेते हैं। पर जैसे उनकी नज़र आदित्य और की डरावनी नज़र पर जाती है तो सभी चुप हो जाते हैं। खाने के वक्त ऐसा करना आदित्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वंशज और रुमानी भी यहाँ मौजूद थे और वह बस शौर्य को देख रहे थे, जो किसी से भी बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। वंशज और रुमानी का बेटा अब तक वापस नहीं आया था। वैसे भी वह ऐसे ही गायब रहता था। उसे इतना ज़्यादा काम था कि वह बहुत कम ही उनसे मिलने पाता था। काव्या अब कहती है, तो फिर फिक्स हो गया, परी और अनु की शादी के साथ अब शौर्य की भी शादी होगी। और मिस्टर हस्बैंड, आप ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि उतना आपका बजट नहीं है। अगर बजट नहीं है तो मैं खुद पैसे दूंगी, क्योंकि मैं भी कोई गरीब नहीं हूँ। मेरी भी एक कंपनी है जिसे मैंने कुछ हफ्ते पहले स्टार्ट कर दी। प्रणय जब यह सुनाती है कि सभी की शादी करवाई जा रही है तो उसका मुंह फिर से बिगड़ जाता है। वह अव्यान को देखते हुए बुरा सा मुंह बनाती है, क्योंकि उसने बहुत बार उससे यही कहा था कि अव्यान ने उससे शादी नहीं कर पाए। अव्यान ने उससे शादी नहीं कर पाए क्योंकि उसने बजट में बिल्कुल नहीं है। प्रणया भी बहुत अच्छे समझ चुकी थी। अव्यान बस यही चाहता है कि दोनों की शादी ना हो। वह बस बहाने बनाता रहता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसे क्यों कर रहा है। क्या उसे फिर से शादी नहीं करनी? प्रणया के बिगड़े हुए चेहरे को सभी देख रहे थे। उन्हें भी समझ आ रहा था कि प्रणया को इससे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। वह भी तो चाहती है कि उसे सबके सामने शादी करे, पर आदित्य और अव्यान हैं कि उसे रास्ते में बिल्कुल दीवार की तरह खड़े थे। प्रणया की हालत देखकर प्रीत हंसते हुए कहती है, प्रणया मुझे लगता है तुमने आदित्य और अव्यान के साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि वह दोनों तुमसे बदला ले रहे हैं। प्रणया मुंह बिगाड़ कर कहती है, बुआ आप मुझ पर हंस रही हैं। प्रणया ने ऐसे सवाल से प्रीत और ज़्यादा हंसने लगती है, क्योंकि उसे प्रणया की इस वक्त बहुत ज़्यादा फनी लग रही थी। श्रेष्ठा भी प्रणया को हंसते हुए कहती है, मुझे भी यही लगता है। प्रणया ठीक से याद करो, कहीं कुछ किया तो नहीं तुमने इन दोनों के साथ? प्रणया मुंह बनाकर नाम में सिर लाती है। आदित्य और अव्यान
इस वक्त चुप थी। अवैन प्रणय के सामने ही बैठा था और वह प्रणय को ही देख रहा था, उसके हर बिगड़ते मूड को, उसके हर एक हरकतों को जो उसे बहुत ही ज़्यादा क्यूट बना रही थी। अवैन प्रणय की ओर थोड़ा सा झुकता है और उसके कान में कहता है, ऐसा क्यूट मुंह बनाकर तुम मेरे सोए हुए अरमान को जगा रही हो। यह सुनकर प्रणय अव्यान को हैरानी से देखती है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।